Hey guys, welcome to the very important quick revision video of your cost of capital chapter from your financial management subject. Guys, ये वीडियो completely relevant है for CA intermediate, CA IPCC, CS executive, CMA intermediate, all these students. तो कोई भी टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल भी एकदम बढ़िया से आपने रिवाइज कर लेना है ये सब चीजें। इस पर्टिकुलर वीडियो में पूरे कॉन्सेप्चुअल बिल्डिंग अपन करने वाले हैं एंड मैं आपको ट्रिक्स बताते जाऊंगा जहां पे अपन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में ये यूज करते हैं। सही है, तो आपको याद आ जाएंगे आपने जो जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे वहां पर हमने ऐसा यूज किया है, तो जो जो भी प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव रहेगा वो भी मैं फटाफट से रिवाइज करवाते जाऊंगा ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर थिंग। बट जो क्वेश्चन स्पेसिफिक रहेगा वो मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। आर यू गाइस क्लियर? चलो गाइस, आ जाओ मेरे साथ कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चैप्टर। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है एकदम इजीली बात करी थी सब। देख लो मैं चार्ट के फॉर्म में, ये चार्ट अगर किसी को चाहिए तो ये चार्ट मेरे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, मेरे एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, या अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, मैं आपको व्हाट्सएप पे भी प्रोवाइड कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है। एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो टेंशन नहीं लेने का। चलो भैया आ जाओ मेरे साथ। अपन बात कर रहे हैं अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है पहले मेरे पास ध्यान देने का, एंड अगर कुछ दिक्कत आने लगी तो तुरंत अपने चार्ट पे ध्यान देने का। समझ रहे हो? कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब सिंपल सा है सर, मतलब इसका कि जो भी अपने इन्वेस्टर्स है बिजनेस के, अपन देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तीन चीजें देखते हैं, फाइनेंसिंग डिसीजन, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड डिविडेंड डिसीजन। मतलब फाइनेंसिंग मतलब कहाँ से पैसा लाओ, तो फाइनेंसिंग में दो चीजें आती है सर, जहां से पैसा लाना है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना रहेगा इन्वेस्टर्स का, क्या बोले कि जो जो भी मुझे पैसा देंगे कैपिटल प्रोवाइडर्स, क्या बोले कैपिटल प्रोवाइडर्स, उन कैपिटल प्रोवाइडर्स का एक्सपेक्टेशन कितना रहेगा मेरे से रिटर्न में लेने का, उस रिटर्न का एक्सपेक्टेशन को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सही है, बट ये कैपिटल अलग अलग फॉर्म में रह सकता है, ये रह सकता है इक्विटी के फॉर्म में, ये रह सकता है डेट के फॉर्म में, ये रह सकता है प्रेफरेंस शेयर्स के फॉर्म में। सही है, एंड एक अनदर पॉइंट आता है अपना, जो मैं इक्विटी के थ्रू लेता हूं तो मैं हर साल प्रॉफिट कमाऊंगा, बट मैं पूरा की पूरा प्रॉफिट एज ए डिविडेंड करके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा या नहीं करूंगा, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट माय डिविडेंड पॉलिसी, जो अपन थर्ड पार्ट देखें। सही है, तो उस हिसाब से सर मेरे बिजनेस में कुछ प्रॉफिट्स का रिटेंशन रहेगा एंड वो रिटेन अर्निंग्स बढ़ता जाएगा, रिजर्व्स। तो रिटेन अर्निंग्स किसको बिलोंग करता है? ओनर्स ऑफ द कंपनी, एंड ओनर्स कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसीलिए उन रिटेन अर्निंग्स का भी तो कॉस्ट आएगा। यस एब्सोल्युटली, समझ रहे हो? तो जब अपन देखें कि एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय द प्रोवाइडर्स ऑफ कैपिटल, उसको क्या बोले? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। फिर इसमें अलग अलग देखें, इक्विटी तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको इंडिकेट करें केई से। उसके बाद देखा कॉस्ट ऑफ डेट तो इंडिकेट करें केडी से। इसके बाद देखा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स तो देखिए इंडिकेट करें केपी से। एंड उसके बाद बोले कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स तो इंडिकेट करें के आर से। सही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंडिकेट करते हैं के सी से। कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए अपने पास रहते हैं कुछ मेथड्स, 5 मेथड से अराउंड अपने पास, जो अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी को निकालने के लिए यूज करते हैं। तो अच्छे से ध्यान देना, सबसे पहला अपना अप्रोच आता है डिविडेंड प्राइस अप्रोच। क्या बोले? डिविडेंड प्राइस अप्रोच। ये कब यूज करते हैं? ये जब कंपनी का डिविडेंड कांस्टेंट रहेगा, मतलब हर साल कंपनी सेम अमाउंट का, या हर साल कंपनी अप्रोक्सीमेट उतना ही डिविडेंड देता है, एंड कुछ ग्रोथ लगा के भी दे सकता है। तो डिपेंड करता है सर, कभी कभी डिविडेंड में ग्रोथ भी होएगा एंड कभी कभी डिविडेंड सेम अमाउंट का रहेगा। अगर डिविडेंड कॉन्स्टेंटली सेम अमाउंट पे आता है तो अपन यूज करते हैं डिविडेंड प्राइस अप्रोच। क्या बोले? डिविडेंड प्राइस अप्रोच। तो मतलब सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैसा निकालेंगे? सिंपल सी बात है, आज कितना मार्केट प्राइस चल रहा है, क्या बोले आज कितना मार्केट प्राइस चल रहा है उस पर्टिकुलर इक्विटी शेयर का, मतलब मैं कितना दूंगा, वो आया P0। क्या बोले? P0। अगर P0 100 रुपए है, कंपनी मुझे एक साल बाद देने वाला है सर कितना डिविडेंड, मानो 10%। तो सर 10% ऑफ डिविडेंड, 10% ऑफ डिविडेंड, जब भी मैं 10% बोलूं तो कंपनी जब भी डिक्लेयर करता है वो फेस वैल्यू पे करता है। प्लीज अंडरस्टैंड, आपको क्वेश्चन में अगर फेस वैल्यू दिया और बोले कंपनी डिक्लेयर द 100% ऑफ डिविडेंड, तो वो आएगा सर फेस वैल्यू पे। बट बोले सर अगर आपको कोई स्पेसिफिक डिविडेंड का प्राइस बोले है कि कितना डिविडेंड यील्ड बनेगा, क्या बोले कितना डिविडेंड यील्ड बनेगा, तो यील्ड निकालते हैं अपन अपने प्राइस के परसेंटेज पे। समझे क्या? तो अगर डिविडेंड यील्ड बोला तो आता है सर कितना, अगर बोल दिया डिविडेंड यील्ड 10% तो वो प्राइस का 10%। अगर बोले सर डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी एट द 100% रेट, तो वो आता है फेस वैल्यू का 100%। प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी प्रैक्टिकल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आएगा सर, डिविडेंड निकालना पड़ेगा। जब भी मैं डिविडेंड बोलूं तो डिविडेंड तो कांस्टेंट होने वाला है, आज कितना देगा है, कल कितना दे रहा है, 2 साल बाद कितना देगा, कांस्टेंट ही रहेगा। अगर ग्रोथ रहेगा तो ये अप्रोच काम के नहीं आएगा, ग्रोथ में ग्रोथ का अप्रोच लगाना पड़ेगा। सही है,
तो डिविडेंड प्राइस अप्रोच में सिंपल लगाए, आज P0 जाएगा 100 रुपए, उसके ऊपर आने वाला है 10 रुपए, तो 10 डिवाइडेड बाई 100, मतलब ऑन एन एवरेज सर हर साल मुझे 10% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है, 10% रिटर्न मिलेगा, वो बन जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। उसके बाद में आता है सर अर्निंग्स प्राइस अप्रोच। अर्निंग्स प्राइस अप्रोच डिविडेंड प्राइस अप्रोच के साथ में ही आता है, बट जहां पे डिविडेंड कॉन्स्टेंट नहीं है बट कंपनी का अर्निंग्स कॉन्स्टेंट है। अर्निंग्स कॉन्स्टेंट है मतलब कंपनी कितना कमाता है वो तो कॉन्स्टेंट है, बट सर क्या डिविडेंड कांस्टेंट नहीं है, उसमें से कितना रिटर्न करेगा वो कांस्टेंट नहीं है। तो इन दैट केस अर्निंग्स प्राइस अप्रोच लगाएंगे, वहां पे सर कुछ नहीं करेंगे, जो डिविडेंड को कांस्टेंट माने तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय P0 किए थे, P0 का डिविडेंड पोर्शन मिल रहा है तो वैसे किए थे। यहाँ पे अर्निंग्स का पोर्शन कितना हो रहा है वो लेना पड़ेगा। तो अर्निंग्स सर EPS से इंडिकेट करेगा पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर EPS डिवाइडेड बाय P0, क्योंकि अपन P0 क्या पर शेयर ले रहे हैं, पर शेयर ले रहे हैं तो ऊपर अर्निंग्स भी पर शेयर लेना पड़ेगा। तो EPS डिवाइडेड बाय P0 कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, समझ गए। अभी आता है सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ग्रोथ अप्रोच। ग्रोथ अप्रोच में गोल्डन का ग्रोथ मॉडल यूज किया जाता है। गोल्डन जी ने क्या बोला कि सर जब भी कंपनी ग्रो करेगा तो ग्रोथ रेट को कंसीडर करना काफी जरूरी हो जाता है। ग्रोथ कैसे निकाले? ग्रोथ निकालने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका सर एवरेज तरीके से निकालो, देखो 5 साल के पिछले, देखो कुछ प्रीवियस ईयर्स में कितना ग्रोथ हुआ है, एक्चुअल ग्रोथ, क्या बोले प्रीवियस ईयर्स में कितना एक्चुअली ग्रोथ हुआ, उस हिसाब से ग्रोथ रेट निकालेंगे। मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ पर्टिकुलर वो स्लाइड्स पे ही, तो इसीलिए आपने टेंशन लेना नहीं, बिल्कुल भी दिखते भी जाएगा आपको, जो भी दिख रहा है आपको स्क्रीन पे वही बातें कर रहा हूँ, सही है। तो पहला मेथड ग्रोथ निकालने का सर एवरेज मेथड निकाल सकते हैं बेस्ड अपॉन प्रायर हिस्ट्री, कि प्रायर हिस्ट्री में कितना डिविडेंड मिला उस हिसाब से देखो हर साल ऑन एन एवरेज कितना ग्रोथ हुआ। उसके लिए फॉर्मूला यूज किया जाता है D0 डिवाइडेड बाय DN। इसका क्या सर nth रूट, nth रूट क्यों, बिकॉज n कितना ले रहे, कितने पिछले साल तक जा रहे हो आप, वो 5 साल पहले तक जाओगे 5 इज व्हाट योर n, अगर सर 3 साल पहले जाओगे तो 3 इज व्हाट योर n। और ये निकालता है आपका ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट, क्या बोले ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट, समझे क्या। हर साल का कॉम्पीट नहीं करते बैठेंगे, 5 साल पहले 4 साल तक कितना हुआ था, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 0, ऐसा नहीं चलेगा भैया। 5 साल पहले इतना था आज इतना है, ऑन एन एवरेज हर साल कितना ग्रो हुआ वो निकालेंगे यूजिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। nth रूट, nth माने n मतलब कितने पीछे जा रहे हो, वो nth रूट ऑफ D0 डिवाइडेड बाय DN माइनस 1, समझ गए, क्लियर विद दिस। बट सर एग्जाम के पर्सपेक्टिव से गॉर्डन का ग्रोथ मॉडल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गॉर्डन जी ने बोला कि सर ग्रोथ हम ऐसे नहीं निकालेंगे, ग्रोथ हम निकालेंगे दो पर्सपेक्टिव लेके। क्यों? ग्रोथ कैसे होती है कंपनी की, सर पैसा लगा के होती है। अरे भैया हर साल तो पैसा लगने ही वाला है, तो फिर कंपनी की ग्रोथ कैसे होगी, सर जितना एडिशनल पैसा इस साल लगेगा, वो एडिशनल पैसा कहां से आता है, जितना पैसा कंपनी रिटेन करता है। मैंने 100 लाख लगाए थे पहले, ओपनिंग कैपिटल 100 लाख, इस साल वो 100 लाख लगा के 40 लाख कमाए, 40 लाख में से 20 लाख डिविडेंड दिया, 20 लाख लगाए और बिजनेस में रिटेन किए, तो सर अगले साल के लिए मेरा कैपिटल कितना बनता है, 100 पहले वाला प्लस 20 साल इस साल का 120, तभी तो सर ग्रोथ हुआ, तभी तो ग्रोथ हुआ। तो ग्रोथ बन रहा है रिटेन अर्निंग्स के वजह से, लॉजिकल है एब्सोल्युटली। तो इसीलिए बोला रिटेन अर्निंग्स के बेस पे ग्रोथ निकालो। बट सर ग्रोथ क्या, रिटेन अर्निंग जितना रखा उतना, बट उसका कितना परसेंटेज, परसेंटेज में कैसे निकाले, तो सिंपल सी बात है, वो रिटेन अर्निंग्स में कंपनी कितना पैसा कमाता है देख लो, कंपनी जो पैसा कमाता है ऑन इन्वेस्टिंग दैट रिटेन अर्निंग्स अमाउंट, दैट इज व्हाट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि भैया कंपनी जो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तब कितना रिटर्न कमाएगा, दैट इज व्हाट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट किया उस पर कितना रिटर्न मिला, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ योर रिटेन अर्निंग्स ग्रोथ हो जाएगा कंपनी का। कंपनी ने ग्रो किया 10 लाख रिटेन अर्निंग्स, तो सर उसका कितना परसेंटेज ROI है, उस बेसिस पे सर कंपनी का ग्रोथ आ जाएगा। बट सर ये जब ग्रोथ आएगा तो ये ग्रोथ आएगा आपका किसका, एब्सोल्यूट अमाउंट में, हमें तो चाहिए परसेंटेज में। तो परसेंटेज के लिए रिटेन अर्निंग्स देखो आपका कितना रिटेंशन रेशियो है, क्या बोला रिटेंशन रेशियो, माने सर 100 रुपए कमाए उसमें से 50 रुपए रिटेन कर ले, मतलब 50% रिटेन कर रहे हैं, तो ग्रोथ जो होएगा वो 100 रुपए के ऊपर मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जितना होने वाला था, तो 50% के ऊपर कितना होएगा। सर अगर मैं बोलूं मैंने पूरे के पूरे 100 रुपए अर्निंग्स को इन्वेस्ट किया तो ROI बनता है मेरा 20%, बट सर 50% ही रिटेन कर रहा हूं तो ROI भी 20% का 50% होएगा, मतलब 50% रिटेंशन रेशियो इंटू 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, दैट इज व्हाट यू growth rate according to golden growth model। Are you guys clear with this? ये देखो आपके सामने है सब वो। तो रिटेंशन रेशियो कैसे निकालेंगे, जितना डिविडेंड पे आउट रेशियो है उसको 1 में से लेस कर देंगे, 40% डिविडेंड दिया 60% रिटेंशन, 20% डिविडेंड दिया सर कितना 80% रिटेंशन, तो रिटेंशन रेशियो इज इक्वल टू 1 माइनस डिविडेंड पे आउट रेशियो, समझ गए। रिटेंशन रेशियो इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज व्हाट योर ग्रोथ रेट। रिटेंशन रेशियो को इंडिकेट करते हैं B से, ROI को इंडिकेट करते हैं R से,
और ग्रोथ रेट को इंडिकेट करते हैं जी से, सो जी इज इक्वल टू बी इंटू आर। आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एकदम अच्छे से समझ गया। अभी ये ग्रोथ रेट यूज करके थर्ड अप्रोच बनता है कि सर ग्रोथ अप्रोच, कि सर कंपनी कितना ग्रोथ करेगा उस बेसिस पे कितना एक्सपेक्टेड रिटर्न आएगा। तो मुझे देखना है आज मैं कितना पे कर रहा हूँ, P0, क्या P0 इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देखो, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से आज P0। बट भाई ये P0 जो है ये फ्लोटेशन कॉस्ट लगा के आएगा कंपनी के लिए, फ्लोटेशन कॉस्ट भी तो लगने वाला है। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब वो इश्यू ऑफ शेयर्स करने के लिए कंपनी को कितना कॉस्ट लगा, समझ रहे हो? तो P0 में से फ्लोटेशन कॉस्ट निकालना पड़ेगा, बिकॉज कभी भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल अपन निकाल रहे कंपनी के पर्सपेक्टिव से, क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंपनी के पर्सपेक्टिव से निकाल रहे फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग, समझ रहे हो? तो फ्लोटेशन कॉस्ट जो कंपनी को लग रहा है वो P0 में से लेस करो, क्योंकि कंपनी के पास पूरा P0 नहीं आ रहा है। इन्वेस्टर ने तो दिया 100 रुपए प्राइस ऑफ शेयर, बट 100 रुपए में से सर 2 रुपए तो उसको फ्लोटेशन कॉस्ट लगा, तो कंपनी के पास तो 98 ही आ रहा है, और 98 के बेसिस पे कंपनी कुछ डिविडेंड एक्सपेक्ट पे करेगा, कंपनी 98 के ऊपर कुछ डिविडेंड पे करेगा, तो बेस 98 बनेगा, इसलिए P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट किया, तो P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट डिनोमिनेटर बन गया। सर जो डिविडेंड आएगा वो तो अभी कांस्टेंट नहीं है, बिकॉज हर साल ग्रो होएगा। कितना ग्रो होएगा, जी निकाला ना, जी के हिसाब से ग्रो होएगा, तो D1 लो, क्या बोले D1 मतलब एक साल बाद का डिविडेंड। देखो आज के डिविडेंड को बोलते हैं D0। जब भी क्वेश्चन में वर्डिंग यूज क्या रहेगा, कंपनी पेज डिविडेंड, पेज PAYS, पेज डिविडेंड माने आज कितना दे रहा है, तो वो D0 हो जाएगा। कंपनी हैज पेड द डिविडेंड ऑफ दिस रुपीज, हैज पेड जितना पे किया मतलब D0, समझते हो? आर यू गाइस क्लियर विद दिस? एकदम परफेक्ट। कंपनी ने 2 साल पहले कुछ पे किया था, भाई 2 साल से आज लाना पड़ेगा, बिकॉज वो D-2 हो जाएगा। 2 साल पहले का, 2 साल में तो ग्रोथ हुआ है ना, तो D-2 को आपने आज D0 पे लेना पड़ेगा। यूजुअली कभी ये क्वेश्चन में ऐसा नहीं दिया हुआ रहता है, बट अगर दे दिया दिमाग की बत्ती जलानी पड़ेगी उस हिसाब से, उसको D0 नहीं लेंगे, समझ गए? सो सर D0 तो मिल जाएगा, कंपनी पेज डिविडेंड, कंपनी हैज पेड डिविडेंड, कंपनी हैज रिसेंटली पेड द डिविडेंड, व्हाटएवर वर्डिंग सही है। इंग्लिश पढ़ के जितना समझ रहा है कि आज डिविडेंड पे आउट हुआ है, तो D0 बन जाएगा। कंपनी विल पे डिविडेंड, कंपनी विल पे, कंपनी पे करेगा, कब करेगा, एक साल बाद करेगा, तो सर कंपनी जब पे करेगा तो D1, क्या बोले, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन फ्यूचर, क्या बोले, एक्सपेक्टेड डिविडेंड इन फ्यूचर, D1, समझ रहे हो? तो उसको D1, तो D1 निकालने के लिए कैसे कर सकते हैं, आज जितना पे किया उस पर ग्रोथ रेट लगा दो, उस पर ग्रोथ का फैक्टर लगा दो, 5% का ग्रोथ, तो आज जितना पे किया मान लो 10 रुपए, तो 10 रुपए पे 5% ऐड कर दो, 10 रुपए पे 5% ऐड करना मतलब 10 इंटू 1 प्लस 0.05, 1 प्लस 0.05 फैक्टरिंग करना है ना, तो 1 प्लस आर, तो D0 इंटू 1 प्लस आर, D0 इंटू 1 प्लस आर, सॉरी कितने रेट से ग्रो करना है भैया, ग्रोथ रेट से, तो आर की जगह पे जी ले लूं, यस एब्सोल्युटली, तो D0 इंटू 1 प्लस जी क्या बन जाएगा D1, तो D1 का फॉर्मूला D0 इंटू 1 प्लस जी, यहाँ पे तो दिया हुआ नहीं है मैंने, बट वो एकदम मानने वाली छोटी छोटी बात है, सही है, फिर भी एक्सप्लेन कर दिया। D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1 प्लस जी, समझ रहे हो? तो जब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालू तो मैं फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन कर रहा हूं, तो क्या मुझे D0 लेना चाहिए, D1 लेना चाहिए, इसलिए D1 लेते हैं, समझे? फ्यूचर का एक्सपेक्टेशन है, फ्यूचर में कितना मिलेगा, आज पैसा लगाएंगे, फ्यूचर में एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, समझे? तो वो एक्सपेक्टेड रिटर्न D1 देगा, D1 डिवाइडेड बाई P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट क्यों किया, सिंपल सी बात है सर, कंपनी का हाथ में पूरा पैसा नहीं आ रहा है, तो P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट किया, जहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया क्वेश्चन में, कुछ टेंशन नहीं, सिर्फ P0 लेने का, D1 बाई P0 प्लस जी। अभी प्लस जी करना पड़ेगा, क्यों प्लस जी, सर ग्रोथ तो होता रहेगा ना, हर साल ग्रोथ होएगा, अपन तो सिर्फ D1 ले रहे हैं, एक साल का नहीं चलेगा, तो हर साल कितना ग्रो होएगा वो ग्रोथ का रेट ले लो, तो D1 आ जाएगा डिवाइडेड बाई P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट प्लस ग्रोथ रेट, पूरा जो कैलकुलेशन आएगा उसमें ग्रोथ रेट ऐड करना। ये जो भी कैलकुलेशन आएगा वो परसेंटेज में आने के लिए आपको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो सर D1 बाई P0 माइनस रोटेशन कॉस्ट आपका बन जाता है मान लो 0.15 माने 15%, 0.15 माने 15%, ग्रोथ रेट 5%, तो 15% प्लस 5% माने सर क्या, सिंपल सी बात है 20%। तो आपने गड़बड़ नहीं करनी, कभी कभी छोटी छोटी गलती हो जाती है, 0.15 बन जाएगा पहला आंसर, और जी आप 5 ले लोगे तो 5 प्लस 0.15 5.15, अरे भाई सबसे बड़ी गलती कर दी तूने, 0.15 माने 15%, समझते हो? तो जी लेते समय भी 0.05 लेना, 5% ग्रोथ रहेगा तो 0.05 लेना, 0.15 प्लस 0.05, 0.20 माने 20%। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना, क्लियर विद दिस। अभी उसके बाद में जब भी फ्लोटेशन कॉस्ट लगे, दैट फ्लोटेशन कॉस्ट ऑलवेज यू हैव टू टेक एज अ पॉइंट ऑफ व्हाट योर परसेंटेज ऑफ इशू प्राइस। जब भी आपको फिक्स डायरेक्ट परसेंटेज बोल दिया, तो परसेंटेज बोला तो इशू प्राइस का परसेंटेज लो, एंड सर अगर डायरेक्टली एब्सोल्यूट अमाउंट दे दिया फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। क्लियर विद दिस? तो इस हिसाब से आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके बाद में आता है रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच एकदम सिंपल सी बात करता है, वो बोलता है कि भाई
अब तक कितना रियलाइज रिटर्न हुआ, अब तक कितना रेट ऑफ रिटर्न रियलाइज हुआ, ये कैसे निकालेंगे कि फ्यूचर में पास्ट में कितना डिविडेंड मिला कंपनी से, पास्ट में कितना डिविडेंड मिला, अगर आज के हिसाब से उसका आईआरआर निकालू, क्या बोले, आज के हिसाब से उसका आईआरआर निकालू तो कितना आएगा, वो आईआरआर आएगा आपका, आपने कंसीडर करना है रेट, वो आईआरआर के रेट को कंसीडर करना है, दैट इज व्हाट योर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज द आईआरआर ऑफ पास्ट n years डिविडेंड एंड टुडेज सेल प्राइस। सर 5 साल पहले कंपनी का सेल प्राइस, कंपनी का प्राइस था 100 रुपए, आज उसका प्राइस बन गया 150 रुपए, तो 50 रुपए का गेन हुआ। ये 50 रुपए का कैश फ्लो निकालो, प्रेजेंट वैल्यू निकालो 5 साल पहले के दिन पे, 5 साल पहले के दिन पे ये 50 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू निकालो। एंड सेकंड थिंग सर, ये 5 साल में पिछले 5 साल में जो भी डिविडेंड मिला, वो पिछले 5 साल में जो भी डिविडेंड मिला, वो 5 साल का डिविडेंड को 5 साल पहले के दिन पे, 5 साल पहले के दिन पे क्या सर प्रेजेंट वैल्यू निकालो, वो डिविडेंड का प्रेजेंट वैल्यू और आज के 150 रुपए का प्रेजेंट वैल्यू 5 साल दिन के पहले, 5 साल के पहले का जो दिन आएगा उस दिन पे ये निकला डिविडेंड प्लस आज के सेल वैल्यू, आज के मार्केट वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू, तो वो सभी प्रेजेंट वैल्यू जिस रेट पे मैच हो जाएंगे, क्या बोले, जिस रेट पे मैच हो जाएंगे टू द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 5 years बिफोर, तो 100 रुपए का जो प्राइस था 100 रुपए इज इक्वल टू पीवी ऑफ डिविडेंड्स ऑफ लास्ट 5 years प्लस पीवी ऑफ व्हाट आज का मार्केट प्राइस, ये जिस रेट पे मैच होगा वो आईआरआर बनेगा, सही है, एनपीवी इज इक्वल टू 0, तो वो जो आईआरआर बनेगा उस रेट को बोलेंगे कॉस्ट ऑफ इक्विटी रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। आर यू गाइस क्लियर विद दिस, एकदम अच्छे से। उसके बाद में लास्ट मॉडल बनता है कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, सबसे प्रैक्टिकल, बहुत ज्यादा यूज होने वाला प्रैक्टिकल लाइफ में कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये बोलता है कि भैया जब भी इन्वेस्टर है, इक्विटी शेयर होल्डर है, वो बहुत ज्यादा रिस्क लेके कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, सही है, कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर में सबसे ज्यादा रिस्क रहता है, डेट में उससे कम रहता है, प्रेफरेंस में उससे कम रहता है, प्रेफरेंस से कम रिस्क डेट में रहेगा, सही है। तो भैया अगर कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर इतना ज्यादा रिस्क ले रहा है तो उसको रिस्क के हिसाब से रिटर्न भी मिलना चाहिए। तो मार्केट में अगर वो जहां पे सबसे कम रिस्क है, जहां पे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रिस्क है, माने रिस्क फ्री रेट वो कितना मिल रहा है, मानो 5%, तो रिस्क फ्री तो 5% ले ही रहा है, प्लस मार्केट में कितना मिलता है उसको यूजुअली, क्या बोले, मार्केट में उसको यूजुअली उसके ऊपर कितना मिलता है रिस्क लेके, सर मार्केट में अगर रिस्क लेके करे तो उसको यूजुअली मिलता है 10%, रिस्क नहीं लिए तो रिस्क फ्री 5%, मार्केट में कितना मिलता है 10%, तो रिस्क ऑफ मार्केट रिटर्न आरएम 10%, आरएफ 5%, तो डिफरेंस ऑफ 5%, एक्सेसिव 5%, बट मार्केट का रिस्क और कंपनी का रिस्क अलग है, मार्केट का रिस्क और कंपनी का रिस्क अलग है, कंपनी का रिस्क मार्केट के कितने नंबर ऑफ टाइम्स है वो इंडिकेट किया जाता है बीटा से, क्या इन बीटा से, तो इसीलिए रिस्क फ्री रेट प्लस मार्केट का रिटर्न माइनस रिस्क फ्री जो ऑलरेडी ले लिया, तो इन दोनों का डिफरेंस, और ये डिफरेंस मैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स लूं, बिकॉज कंपनी का रिस्क मार्केट के जितने नंबर ऑफ टाइम्स रहेगा उतना मुझे एक्सपेक्टेशन रहेगा, तो बीटा इंटू आरएम माइनस आरएफ प्लस पूरा आरएफ का पार्ट, ये पूरा इंक्लूड करके जो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न बनेगा वो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आरएफ प्लस आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा। आरएम माइनस आरएफ को बोला जाता है मार्केट प्रीमियम, क्या बोलते हैं, मार्केट रिस्क प्रीमियम, क्या बोले, मार्केट रिस्क प्रीमियम, आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा, ये ध्यान दो, ये जो पार्ट बनेगा भैया, अरे क्या हो रहा है इसको, एक सेकंड, ये जो पार्ट बनता है, ये जो पार्ट बनता है, अरे मैं दिखाई नहीं पा रहा, एक सेकंड बस, अरे यार गड़बड़ हो गई है, ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, हाँ हाँ, ये देखो, ये सिर्फ जो आरएम माइनस आरएफ का जो पार्ट है ना, आरएम माइनस आरएफ, इस पार्ट को बोला जाता है सर मार्केट रिस्क प्रीमियम, आरएम माइनस आरएफ को बोला जाता है मार्केट रिस्क प्रीमियम, और आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा इसको बोला जाता है कंपनी रिस्क प्रीमियम। सो अगर क्वेश्चन में कंपनी रिस्क प्रीमियम वर्डिंग हो तो फिर आपने पूरा आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा लेना है। सो अगर दिया हुआ है कंपनी रिस्क प्रीमियम इज 10%, तो पूरा आरएम माइनस आरएफ इंटू बीटा, ये पूरा वैल्यू 10%। क्वेश्चन में सिर्फ बोला मार्केट रिस्क प्रीमियम, तो सिर्फ आरएम माइनस आरएफ का वैल्यू आया मार्केट रिस्क प्रीमियम, समझ रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट चीज है, यूजुअली इंटर लेवल पे चेक नहीं होता, बट फिर भी भैया ध्यान रखना जरूरी है अगर एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाए तो इस हिसाब से आप कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल यूज करोगे एंड आप करोगे भैया आपका क्या, कॉस्ट ऑफ इक्विटी का कैलकुलेशन, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आ जाओ मेरे साथ नेक्स्ट पॉइंट पे, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में सर दो चीजें हो सकती है, एक तो रिडीमेबल डेट रहेगा, नहीं तो इरिडीमेबल डेट रहेगा। रिडीमेबल माने सर कुछ साल बाद में रिडेम्पशन होएगा, तो रिडीमेबल डेट में रिडेम्पशन वैल्यू भी आएगा, नेट प्रोसीड्स भी आएगा आज का। तो रिडेम्पशन वैल्यू माने कितने साल बाद रिडेम्पशन होएगा, तो कितने प्राइस पे होएगा। मान लो आज का नेट प्रोसीड, आज का प्राइस चल रहा है 100 रुपए, इश्यू प्राइस आईपी, इश्यू प्राइस आईपी, नेट प्रोसीड्स, इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट,
नेट प्रोसीड्स माने इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, जैसे P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट किया था इक्विटी में, सेम वो चीज वो बन जाता है P0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इज नेट प्रोसीड। तो अगर डिबेंचर में देखूं एनपी मतलब नेट प्रोसीड इज इक्वल टू इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर विद दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो आज का नेट प्रोसीड बनता है मान लो 100 रुपए, क्या बोला 100 रुपए। रिडेम्पशन वैल्यू, रिडेम्पशन विल बी एट प्रीमियम ऑफ 20% ऑफ फेस वैल्यू, 10 रुपए 100 रुपए का 20%। मान लो मैंने आज फ्लोटेशन कॉस्ट कुछ नहीं पकड़ा, इसलिए फेस वैल्यू पूरा इश्यू प्राइस 100 रुपए, इश्यू एट पार, तो 100 रुपए का पूरा फेस वैल्यू का इश्यू एट पार हो गया, इश्यू प्राइस बन गया मेरा 100 रुपए। इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट इज 0 मान लो फॉर एग्जांपल जस्ट, तो 100 रुपए इजी कैलकुलेशन के लिए, तो 100 रुपए बन गया मेरा नेट प्रोसीड। 100 रुपए का नेट प्रोसीड आगे आने वाले फ्यूचर में रिडेम्पशन होगा 20% प्रीमियम पे, मतलब 120 रुपए पे, तो 120 रुपए और 100 रुपए मिल रहे, 100 रुपए कंपनी को जाएंगे 120 5 साल बाद, तो 20 रुपए जाता जा रहा है 5 साल में, 20 रुपए 5 साल में जाता जा रहा है। 5 साल कहां से आए, डिबेंचर जो भी डेट है उसका पीरियड कितना है 5 साल का एज्यूम कर लिया, तो 20 रुपए 5 साल में जाता जाएंगे, हर एक साल का एवरेज कितना जाता जाएगा 20/5। तो इसीलिए ये सेकंड जो फॉर्मूला बनता है ना, फॉर्मूला का सेकंड पार्ट, ये फॉर्मूला का सेकंड पार्ट आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन प्लस इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, इंटरेस्ट का तो कॉस्ट लग रहा है, ये 20 रुपए एक्स्ट्रा जा रहे हैं वो तो कॉस्ट लग रहा है, ऑर्डर एवरेज हर साल के लिए कितना आया डिवाइडेड बाई एन कर दिया, प्लस इंटरेस्ट का कॉस्ट लग रहा है, बट इंटरेस्ट पे कंपनी को टैक्स का बेनिफिट भी मिल रहा है, तो टैक्स शील्ड करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 माइनस टी से, समझ गए। तो इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी प्लस ये पहला कॉस्ट आवा, सेकंड कॉस्ट आया आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाई एन, टोटल कॉस्ट पर ईयर का, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय ऑन एन एवरेज आरवी प्लस एनपी बाई 2। एवरेज क्यों किया, सिंपल सी बात है, ज्यादा डिटेल में लॉजिक नहीं बता पाऊंगा बट एकदम शॉर्ट में बताते जाऊंगा, ठीक है। चलो बिकॉज फाइनल रिवीजन है, तो आरवी प्लस एनपी कर लिया, आज का 100 रुपए 120 रुपए, हर साल का हर दिन का प्राइस नहीं ले सकते, इसलिए सिंपल एवरेज लिया आरवी प्लस एनपी बाई 2, समझे। तो ऐसा बन गया मेरा कॉस्ट ऑफ डेट। सर ये तो रिडेम्पशन के केस में, रिडीमेबल नहीं रहेगा तो सिंपल सी बात है, ये इंटरेस्ट कितना है उतना ही कॉस्ट लगेगा 1 माइनस टी डिवाइडेड बाई नेट प्रोसीड कितना है, नेट प्रोसीड कितना है, नेट प्रोसीड मतलब अगेन इश्यू प्राइस माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ये बन गया कॉस्ट ऑफ डेट। नेक्स्ट आता है भैया आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, एकदम इजी है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ डेट के जगह पे जो अपन कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में लेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट के जगह पे अपन सिर्फ प्रेफरेंस डिविडेंड यूज करेंगे, टैक्सेशन को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंडिचर, समझ गए। तो प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड अगर इरिडीमेबल है, रिडीमेबल है तो इन दैट केस एकदम सिंपल आ जाएगा, इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी के जगह पे प्रेफरेंस डिविडेंड ले लिए एंड बाकी एकदम सेम आरवी माइनस एनपी डिवाइडेड बाय एन एंड टोटल डिवाइडेड बाय सिंपल एवरेज ऑफ आरवी प्लस एनपी। क्लियर विद दिस, आ जाओ नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स कुछ नहीं है, cost of retained earnings shall be always equal to cost of equity, only the part of flotation cost has to be ignored। तो अगर cost of equity में flotation cost आता है तो जो अपन d1 by p0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट की है, तो p0 माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं करना है, d1 by p0 करना, सिर्फ प्लस g करना, तो cost of retained earnings बन जाएगा। आर यू गाइस क्लियर विद दिस, एकदम अच्छे से समझ रहा है, क्लियर। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा आएगा, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स विल बी लोअर जस्ट बिकॉज ऑफ वन फैक्टर, दैट इज व्हाट योर फ्लोटेशन कॉस्ट। बाकी कुछ भी डिफरेंस नहीं है, क्योंकि रिटेन अर्निंग्स भी इक्विटी शेयर होल्डर का है, इक्विटी शेयर कैपिटल भी इक्विटी शेयर होल्डर का है, दोनों का अगर एक सेम चीज है तो मुझे कॉस्ट में फर्क सिर्फ फ्लोटेशन कॉस्ट की वजह से आएगा, क्योंकि इक्विटी शेयर इशू करने के लिए फ्लोटेशन कॉस्ट आएगा, बट रिटेन अर्निंग्स को इन्वेस्ट करने के लिए फिर से फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं बनता है, वो मेरे प्रॉफिट का इंटरनल जनरेटेड प्रॉफिट है। चलो आ जाओ भाई, ये हो गया कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग्स एंड लास्ट पार्ट आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब ये सभी जो भी कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, इक्विटी है, प्रेफरेंस है, डिविडेंड है, व्हाटएवर, सो ये सभी का वेटेड एवरेज कितना है। वेट किस बेसिस पे, दो बेसिस पे, एक तो बुक वैल्यू आ सकता है, मार्केट वैल्यू आ सकता है। बुक वैल्यू मतलब सिंपल है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में दिखता है वो वैल्यू। मार्केट वैल्यू मतलब सर मार्केट में उसकी कितनी इज्जत है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालो, सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी आ जाएगा करंट प्राइस और करंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, करंट मार्केट प्राइस ऑफ डेट इनटू नंबर ऑफ डिवेंचर्स और नंबर ऑफ डेट, व्हाटएवर जो भी है, उस हिसाब से मार्केट वैल्यू निकालो एंड मार्केट वैल्यू के वेट्स असाइन कर लो, प्रोपोर्शनेट देख लो कितना है। तो बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू बेसिस पे उसके रिस्पेक्टिव अपने करना है, वेट्स निकालने हैं, उस वेट्स को क्या करना है सर, उसके रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करके वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे, एकदम इजी है। अपन टेबल बनाएंगे, अपन जो सोर्स आएगा उसका पहला कॉलम लेंगे, देन उसके बाद देखेंगे बुक वैल्यूज या मार्केट वैल्यूज, उसके बाद में प्रोपोर्शन निकालेंगे रिस्पेक्टिव कैपिटल का, सोर्स का डिवाइडेड बाय टोटल, रिस्पेक्टिव कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल, ऐसा कर करके अपन प्रोपोर्शन निकाले, उसको बोले वेट्स, इनटू रिस्पेक्टिव इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल लिए जो भी इंडिविजुअली निकाले वो, एंड देन वेट्स इनटू कॉस्ट ऑफ कैपिटल किए एंड सबका टोटल कर दिया, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बन गया। सेम चीज बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है, क्वेश्चन था जहां पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी दिया है, बट सर बुक वैल्यू के केस में इक्विटी प्लस रिटेन अर्निंग्स दोनों लेंगे,
मार्केट वैल्यू में सिर्फ इक्विटी का मार्केट वैल्यू दिया, रिटेन अर्निंग्स का मार्केट वैल्यू क्या? भाई सिंपल सी बात है, जो इक्विटी का मार्केट वैल्यू है वो बुक्स के जो दोनों चीजें हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग्स, दोनों को इंडिकेट करता है। सो आपने क्या करना पड़ेगा, वो इक्विटी के मार्केट वैल्यू को प्रोपोर्शनेट करना पड़ेगा इन व्हाट, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड व्हाट योर रिटेन अर्निंग्स, रिजर्व्स एंड सरप्लस। काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान में रखना पड़ेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन है, हमने जिसने मेरे से क्लास किया है, हमने ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ था क्लास में। आई होप आपको एकदम अच्छे से ध्यान में आ गया। इसके बाद एक लास्ट कॉन्सेप्ट बनता है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कुछ नहीं है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिर्फ इतने बात करता है कि जो मैं एडिशनल कैपिटल लूंगा तो वो एडिशनल कैपिटल लेने के लिए मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना लगेगा, दैट इज व्हाट योर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बट व्हेनेवर यू कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल ड्यू टू एडिशनल कैपिटल, वहां पे आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही निकालना पड़ेगा, सिर्फ एडिशनल कैपिटल को कंसीडर करना पड़ेगा। तो वो सिर्फ इतनी बात करेगा कि भाई एडिशनल कैपिटल रेज करने की वजह से मेरा कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना बना, so that is what your marginal cost of capital. I hope you guys are very much clear with this. I think so I could cover this entire chapter in the minimum possible time with the logics of your formulas and the most important thing, very important, क्वेश्चंस के रेफरेंसेस, एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है, वो सभी मैंने ट्राई किया मेरे बेस्ट लेवल पे कवर करने का। इफ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज तो प्लीज गाइज रीच आउट टू मी, हम डेफिनेटली आपके क्वेरीज रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अगर आपको सच में पसंद आया तो गाइज प्लीज अपने सभी दोस्तों को फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो, एंड इसको एकदम मैक्सिमम आप अपना सपोर्ट दीजिए, है ना गाइज। चलो आप अपने कमेंट्स कर देना अगर आपको पसंद आया है, जो भी आपका फीडबैक सजेशन रहेगा प्लीज 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 कमेंट कर देना, लाइक कर देना वीडियो को। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।